हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर में। मैं अंकेश पांडे, भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के साथ। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। होली बहुत अच्छे से आज मनाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से होली मनाइएगा। ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसा ना हो जाए, गलती से ही सारी चीजें होती हैं कि कुछ नुकसान हो जाए। अच्छे से होली बहुत अच्छे से खेलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को होली की होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ध्यान से रहिएगा, अच्छे से होली मनाइएगा। दोस्तों हम शुरुआत करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एमएसएफ एंड ओएमओ। एंड आज ही की क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशन, यानी सभी सेगमेंट के माध्यम से एक सेगमेंट डिस्कस करा जाएगा, बाकी के सभी पैरेलल उसी पर एक तरह होते चले जाएंगे। चलिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर लिए थे एमएसएफ क्या है, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों रेपो रेट ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, खुली बाजार की प्रक्रियाएं क्या है। इन सभी तथ्यों को एक एक करके डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो हम लोग बात करेंगे एमएसएफ क्या है, ध्यान से सुनना। एमएसएफ हम लोग यहां पर डिस्कस करने चल रहे हैं। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, अब देखना, ध्यान से सुनना बेटा। भाई एमएसएफ क्या होता है, इस बात को हमने कल थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। एमएसएफ क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसी में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा। क्या, ध्यान से सुन लो कि जैसे अगर देख लिया जाए कि एमएसएफ क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस। जैसे मान लो दिस इज आरबीआई, जैसे मान लो ये आरबीआई है और ये बैंक है। ठीक है बच्चा, आरबीआई है और ये बैंक है। आरबीआई अगर व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देती है, तो जो अल्पकाल के लिए देती है वही ब्याज दर रेपो रेट कहलाता है। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने मुझसे ऋण लिया 14 दिन के लिए, आपने कहा सर हम 14 दिन में आपको वापस कर देंगे, लेकिन आपने मुझसे पैसा कम ले लिया। आपको आइडिया हुआ कि हम जो जितना पैसा लिए थे यह हमारे खर्चे से कम है, मतलब हमें जितना चाहिए था उससे कम लिया। तो अब आप गलती कर चुके हो, तो आपको फिर से पैसा चाहिए। अगर आपको फिर से पैसा चाहिए 14 दिन के अंदर ही, यानी अल्पकाल में आपने ऋण लिया था, फिर से आपको पैसा चाहिए, तो आप जिस व्यवस्था के माध्यम से ऋण लोगे वही व्यवस्था एमएसएफ कहलाती है। यानी ध्यान से सुन लो कि अगर आप अल्पकाल में ही दोबारा ऋण लेते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप अल्पकाल में ही दोबारा ऋण लेते हो तो इसे अति अल्पकाल की स्थिति कही जाएगी। भाई अल्पकाल में दोबारा ले रहे हो तो इसे अति अल्पकाल कहा जाएगा। अति अल्पकाल, अब अति अल्पकाल में आपने दोबारा ऋण ले लिया। भाई अल्पकाल में आपने ऋण लिया रेपो रेट, अति अल्पकाल में जब लेंगे तो इसको आप कह देंगे कि सर यह एमएसएफ है, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। ठीक है बच्चा, ध्यान से देख लो। अच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है भाई, एमएसएफ क्या है, इस बात की परिभाषा आप लिख लीजिए। जब व्यापारिक बैंकों को आरबीआई अति अल्पकाल, अब एक यहां पर शब्द जुड़ गया है बेटा, अति अल्पकाल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म? वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब यहां पर है, ये है कि अल्पकाल में आपने एक बार ऋण लिया था, दोबारा आप ले रहे हो, यही बात कह रहा है। ठीक है, अति अल्पकाल। अति अल्पकाल में आपने अति अल्पकाल की सुविधा से, अति अल्पकाल के लिए जिस सुविधा से ऋण उपलब्ध
उपलब्ध करवाता है, जिस सुविधा से ऋण उपलब्ध करवाता है, इसी सुविधा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? अब इसी सुविधा को क्या कहते हैं? एमएसएफ कहते हैं, यानी सीमांत अस्थाई सुविधा कहते हैं। ठीक है बच्चा, इसको याद रखना। अच्छा, पहले ऐसी व्यवस्था थी नहीं, पहले ऐसी व्यवस्था थी नहीं। सन 2011 में आरबीआई के द्वारा, ध्यान से सुनना, सन 2011 में आरबीआई के द्वारा यह व्यवस्था लाई गई। आरबीआई कैसे व्यवस्था लाती है दोस्तों? एक्चुअली क्या हुआ कि जब पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने मुझसे पैसा लिया और आपने जितना पैसा लिया था आपका पैसा खर्च हो गया। अब आप जब शॉर्ट टर्म बीत जाएगा उसके बाद ही आप पैसा ले पाओगे। तो अब ये कंडीशन ना हो तो एक सुविधा बनाया गया, एक तरीका लाया गया। कहा गया कि रेपो रेट के माध्यम से अगर कोई बैंक ऋण ले लिया है तो कोई बात नहीं, ले लिया है, अगर फिर से उसको उसी अल्पकाल के ड्यूरेशन में ऋण चाहिए होगा तो उसको हम एक व्यवस्था के माध्यम से दे देंगे, रेपो रेट प्लस 1%। पहले ये जब शुरुआत में आया तो यह रेपो रेट प्लस 1% की सिचुएशन थी। क्या था? रेपो रेट प्लस 1% की सिचुएशन थी। अब रेपो रेट प्लस 1% की सिचुएशन तो आपको आइडिया हो गया, रेपो रेट प्लस 1% की सिचुएशन आपको आइडिया हो गया। लेकिन ये चीज ज्यादा नहीं है कि भाई रेपो रेट मान लो 4% है तो एमएसएफ क्या होगा? 5% होगा, क्योंकि रेपो रेट अगर 4% प्लस 5 हो जाएगा। बोलो भाई यही तो होगा। अब ये कुछ ज्यादा लगता था, व्यापारिक बैंकों को ये ज्यादा लगता था, तो एमएसएफ पर ऋण ये बहुत कम लेने की कोशिश करते थे, क्योंकि ये बहुत हाई इंटरेस्ट हो जाता था, 1% ब्याज। अब चूंकि हमारी आपकी तरह ये 2-4 लाख 10 लाख तो ऋण लेते नहीं भाई, 10 करोड़ 20 करोड़ ऋण लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरीके का ऋण लेते हैं तो भाई 10 करोड़ मान लो 5% कायदे का पैसा हो गया। अब बताओ, यहां पर इस चीज को फिर से सुधारा गया कि यह रेपो रेट प्लस 1% की जो सिचुएशन है इसको रेपो रेट प्लस x% किया जाए, और प्रेजेंट रेट x% का 0.25% है। ये पिछले लगभग 9 बैठकों से, आरबीआई की लगभग 9 बैठकों से यह ऐसे ही चल रहा है। कितने? लगभग 9 बैठकों से ये इतना ही चल रहा है। रेपो रेट की दर स्थिर है, सीआरआर की दर स्थिर है, रिवर्स रेपो रेट सभी की दर स्थिर है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रेपो रेट की जो दर है वो कौन तय करता है? बाकी रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सब की दर कौन तय करता है? बताना जरा। मैं अगर आपसे पूछूं भाई रेपो रेट की दर तय कौन करता है, और रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सभी की दर तय कौन करता है, तो इस बात को भी यहीं पर क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बच्चा ध्यान से देख लो, जब भी आपसे मैं पूछूं जो ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी की क्वांटिटेटिव मेथड के जितने भी टूल्स हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर एंड ऑल, सभी जो सेगमेंट हैं, ये सभी के सभी सेगमेंट आपको मैं बता दूं, इन सभी सेगमेंट में आपका बैंक रेट, सीआरआर, ये सभी ध्यान से सुनना, ये सभी की सभी चीजें आरबीआई के गवर्नर के द्वारा तय किया जाता है। आरबीआई का गवर्नर तय करता है, आरबीआई का गवर्नर। लेकिन अगर रेपो रेट की बात करें तो आरबीआई के अंतर्गत बैठे हुए एमपीसी के 6 सदस्यों के द्वारा तय किया जाता है, यानी सबकी सहमति होने पर रेपो रेट तय होता है। रेपो रेट एक अकेला ऐसा चीज है जिसको आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के सभी सदस्यों के द्वारा उसका डिसीजन लिया जाता है। ठीक है बच्चा, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, ये आइडिया आपको हो गया बच्चा। अच्छा चलो ठीक है, एमएसएफ के द्वारा मुद्रास्फीति पर कैसे नियंत्रण करते हैं? कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय एमएसएफ।
क्या होता है इस बात को समझते हैं, ध्यान से सुनना। चलो, एमएसएफ के द्वारा मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, ठीक है बच्चा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किसके द्वारा? एमएसएफ के द्वारा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय एमएसएफ। चलो ठीक है, अब इसको भी बता दो आप कैसे होगा, यह कैसे कंट्रोल होगा, इसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चा, ध्यान से देख लो, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि यहां पर क्या किया जाएगा, अगर रेपो रेट की दर में वृद्धि होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर वृद्धि की जाएगी कि कमी, कॉमन सेंस है, बताओ जरा कि भाई वृद्धि की जाएगी कि कमी। तो आप कहोगे कि सर बाजार में इन्फ्लेशन है, तो सिंपल एक ही लाइन की बात हर जगह आप बता रहे हो, बार बार एक ही बात बता रहे हो, तो इसका मतलब है वृद्धि होगा भाई, वृद्धि होगा तो लोग पैसा, व्यापारिक बैंक पैसा कम लेंगे, यही तो होगा, यही चीज तो होगा, तो हम कह देंगे हाँ सही समझ रहे हो। आरबीआई क्या कर देगी, एमएसएफ की दर में, आरबीआई एमएसएफ की दर में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी, आरबीआई एमएसएफ की दर में वृद्धि कर देगी। अब आरबीआई अगर एमएसएफ की दर में वृद्धि कर देगी मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, आरबीआई एमएसएफ की दर में वृद्धि कर देगा तो एक चीज बड़े आसानी से कह सकते हो कि भाई यहां पर जो बाजार में मुद्रास्फीति है वह कैसे कंट्रोल होगा, एमएसएफ की दर में वृद्धि होगा तो व्यापारिक बैंक अति अल्पकाल में, अति अल्पकाल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एमएसएफ की जो दर है वो अति अल्पकाल के लिए है, अति अल्पकाल में ऋण कम लेंगे, अति अल्पकाल में ऋण कम लेंगे। अगर अति अल्पकाल में ऋण कम लेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चा, ध्यान से देख लो, अति अल्पकाल में अगर ऋण कम लेंगे तो यह जो स्थिति है, यह जो सिचुएशन है, इसको कहेंगे कि भाई ये ऋण कम लिए तो व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी, व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी, तरलता में कमी। अच्छा ठीक है, ये आइडिया आपको हो गया, व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी, व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी, तो लोगों को ये महंगे ब्याज दर पर ऋण देगा, लोगों को महंगे ब्याज दर पर ऋण देगा। अगर लोगों को महंगे ब्याज दर पर ऋण देगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, अगर ये लोगों को महंगे ब्याज दर पर ऋण देगा तो ऐसी स्थिति में हम एक बात कह सकते हैं, लोग बैंक से ऋण कम लेंगे, लोग बैंक से ऋण कम लेंगे। अगर लोग बैंक से ऋण कम लेंगे तो लोगों की तरलता में क्या होगा, आप कहोगे कि लोगों की तरलता में कमी, लोगों की तरलता में कमी, तो इसका क्या मतलब है, लोगों की तरलता में कमी, तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर लैक ऑफ लिक्विडिटी हुई, जैसे जिन बच्चों को कम समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं, आरबीआई विल इंक्रीज द एमएसएफ रेट, देन कमर्शियल बैंक जो वेरी शॉर्ट टर्म में लोन है वो क्या हो जाएगा, ये कम लेंगे, यानी कमर्शियल बैंक विल डिक्रीज द डेप्ट ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। तो व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी होगी, व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी होगी तो सिंपल सी बात है कि भाई लोगों को ये महंगे ब्याज दर पर ऋण देगा, महंगे ब्याज दर पर ऋण देगा तो लोग बैंक से ऋण कम लेंगे। अगर लोग बैंक से ऋण कम लेंगे तो लोगों की तरलता में क्या होगी, कमी होगी, तो लोगों की मांग में कमी, लोगों की मांग में कमी, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि मांग में कमी
तो भाई क्रय शक्ति क्षमता में कमी हो जाता है, तो इसलिए मांग में कमी, और मांग में कमी तो कीमत में कमी। बोलो भाई, कीमत में कमी, और कीमत में कमी तो एक ही लाइन की बात आप कह सकते हो कि व्हेन प्राइजेस विल डिक्रीज, व्हेन प्राइजेस विल डिक्रीज देन व्हाट यू विल से, कि भाई जब किसी चीज की कीमत में कमी होगी तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो रहा है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो रहा है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किसके द्वारा? आपके एमएसएफ के द्वारा। ठीक है बच्चा, ये सभी, एक बात मैं बताऊं, ये सभी बड़ा आसान सेगमेंट है, बड़ा आसान तरीका है, बहुत एक ही पैटर्न पर जब चलोगे ना तो फिर आपको बार बार किसी चीज पैटर्न पर चेंज नहीं करना है, आपको हर बात बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है बच्चा, बहुत आसान लगने लगेगी हर बात। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना यहां पर। अब ये बात आपको पूरा एक एक लाइन, सभी एक एक लाइन आपका क्या हो गया, ये प्रश्न हो गया। ठीक है, हर लाइन अपने आप में प्रश्न है। चलो, आपका मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो गया। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक बार जो मैं पीछे एक बार बताया था, इस बात को कहीं भूल तो नहीं गए यार। ये वाली सिचुएशन क्या है? जीपीएल है। ये वाली जनरल प्राइस लेवल है, साधारण कीमत और स्तर, जहां पर डी बराबर यस है, यानी डिमांड बराबर सप्लाई है, मांग बराबर पूर्ति है। मांग और पूर्ति में जब अनियमितता आती है, ध्यान से सुनना, मांग और पूर्ति में जब अनियमितता आती है तो इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? ध्यान से देखो, मांग और पूर्ति में जब अनियमितता आती है तो इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं कि असंतुलन की स्थिति। असंतुलन की स्थिति जब बनती है तो इसमें अगर यह असंतुलन की स्थिति कैसी हो जाए, बहुत तेजी से बढ़ जाए, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए? वस्तुओं तथा बहुत सेवाओं की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाए, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको कंट्रोल करने की व्यवस्था, इसको कंट्रोल करने की विधि, इसको कंट्रोल करने की विधि, जैसे हम एमएसएफ के द्वारा हमने क्या कर दिया, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया, तो इसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या कहते हैं बेटा? डिसइन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की विधि। आप इसको लिख भी लीजिए कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने की विधि क्या कहलाती है बेटा? इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने की विधि डिसइन्फ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डिसइन्फ्लेशन कहलाती है, डिसइन्फ्लेशन कहलाती है। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा, अब आगे हम जो बात करेंगे इस पर हम कुछ देर बाद फिर से आते हैं, ध्यान से देख लो। ये चीज हो गई। अब इसके बाद मुद्रा स्फीति ओएमओ के द्वारा कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले ओएमओ क्या होता है बेटा, इस बात को समझते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस। ठीक है बच्चा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जिसे कहते हैं खुली बाजार की क्रियाएं। क्या कहते हैं बेटा? खुली बाजार की क्रियाएं। बहुत अच्छे से समझना, खुली बाजार की क्रियाएं, खुली बाजार की क्रियाएं। ठीक है बच्चा। अब अगर ध्यान से देखो, खुली बाजार की क्रियाएं की बात करें तो यह क्या चीज है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। जैसे मान लो खुली बाजार की प्रक्रियाओं की बात करें तो ये होता क्या है, इस बात को थोड़ा सा ठीक से समझते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कल आपको दिखाया था, मैंने आपको कल एक दिखाया था, क्या कल आपको दिखाया था सिक्योरिटीज क्या होती हैं, याद है? सिक्योरिटीज क्या होती हैं? ठीक है, कल मैंने आपको दिखाया था सिक्योरिटीज क्या होती हैं। उसी में आज हम थोड़ा सा फिर से उसी चीज को फिर से खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे
चलो, ठीक है। देखो आपको वहां दिख रहा होगा, ये अपने इंडिया का नहीं है, ये इसमें लिखा हुआ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखो यहां पर लिखा रहेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे अगर भारत की सिक्योरिटी की बात करें तो मैंने आपसे बताया था कि हर कागज का टुकड़ा, क्या बेटा, हर कागज का टुकड़ा जिसका कुछ पैसे में मूल्य हो और वो सरकार के द्वारा प्रमाणित हो कि इसका कुछ मूल्य है, वह प्रतिभूति कहलाती है। प्रतिभूतियां दो प्रकार की हो सकती हैं, एक ट्रेजरी बिल टाइप की, एक बॉन्ड की तरह हो सकती हैं। कोई जमीन का कागज हो सकता है, कोई गाड़ी के कागजात हो सकते हैं। हर वो कागज का टुकड़ा जिसका कुछ पैसे में मूल्य है उसको हम प्रतिभूति कहते हैं। इस बात को मैं कम से कम 20 बार आपको बता चुका हूं। चलो, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां क्या लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर बहुत अच्छे से देखना बेटा, बहुत अच्छे से देखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ हो और उस पर कुछ पैसे में मूल्य, जैसे मान लो इस पर लिख दिया जाए 10 लाख रुपया। क्या बेटा, 10 लाख रुपया, क्या 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लिखा जाए, ठीक है। 10 लाख रुपया लिखा गया तो ये क्या है कि इस प्रतिभूति की वैल्यू क्या हो गई, 10 लाख रुपए की। तो मतलब अब आरबीआई इसी चीज को बैंकों से कहे, मान लो ये 10 लाख का बॉन्ड है, मान लो ये 10 लाख का बॉन्ड है, इसको बाजार में बेचो। बाजार में बेचो मतलब हमें आपको बेचो, जो जिनको जरूरत है इसको बेच दो। अब अगर हम आप इस चीज को खरीदेंगे, मान लो ऑफर दिया, बैंक को ऑफर दिया कि ये 10 लाख का बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, मान लो ऑफर दिया गया कि ये 10 लाख का बॉन्ड है, 10 लाख का बॉन्ड है और ये 10 लाख का बॉन्ड अगर आप खरीदते हैं तो आपको 9,70,000 रुपए में मिल जाएगा। तो आप 30,000 का फायदा देखोगे तो आप कहोगे यार 30,000 रुपए का फायदा है, ऐसा करते हैं, ले लेते हैं। आपको लालच दिया बैंक ने कि हम 30,000 फायदा देख करके ले लेते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में यह आपने क्रय कर लिया, आपने क्रय किया 9,70,000 रुपए में। किसको दिया, बैंक को दिया। आपके पास पैसा कम हुआ, तो ये एक प्रक्रिया हुई बेचने का, आरबीआई ने आपको बेचा। अच्छा चलो, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आरबीआई कहे कि इसको, यह जो प्रतिभूति है इसको उल्टा करो, बाजार से वापस लेके आओ। चलो, अब जैसे मान लो यही प्रतिभूति है, 10 लाख की वैल्यू है इसकी, सरकार कहेगी अगर आप मुझे अभी आप अपना बॉन्ड वापस करते हो तो आपको 10,30,000 रुपया दे दूंगा। 10,30,000 देख करके आप खुश होंगे कि यार 10 लाख वैल्यू है, बेच देते हैं बैंकों को, 30,000 रुपया का फायदा मिल जाएगा। तो 10 लाख आपके पास कैश आ गया। तो आपने देखा यहां पर बैंक ने आपको क्या किया, आपसे चीजें क्रय करी, आपने विक्रय करा, आपने बेच दिया, लेकिन बैंक ने आपसे क्रय करी और यहां पर क्या करेगा, विक्रय कर रहा है यानी बेच रहा है। तो यह जो प्रक्रिया होती है ना कि प्रतिभूतियों के माध्यम से, क्या, प्रतिभूतियों के माध्यम से बाजार में क्रय विक्रय करना, आरबीआई जब प्रतिभूतियों के माध्यम से बाजार में क्रय विक्रय करती है तो यही प्रक्रिया, यही व्यवस्था, यही स्थिति, यही परिस्थिति क्या कहलाती है मेरे बच्चे, आप कहोगे सर यही खुली बाजार की क्रियाएं कहलाती है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। परिभाषा लिखता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, देखो यहां पर परिभाषा क्या कहता है, इस बात को भी देख ही लेते हैं। ओएमओ क्या है, इसका हम सेगमेंट देख लेते हैं। ओएमओ यानी खुली बाजार की क्रियाएं, खुली बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस।
ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है बच्चा, ध्यान से देख लो। खुली बाजार की क्रियाओं की हम जब भी बात करते हैं मेरे बच्चे, तो ध्यान से सुन लो, ये क्या कहता है, ये कहता क्या है, जैसे मान लो आरबीआई जब प्रतिभूतियों यहां पर मतलब सिक्योरिटीज का, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है, आरबीआई जब प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है, तो यही परिस्थिति, यही बाजार की स्थिति खुली बाजार की क्रियाएं कहलाता है, खुली बाजार की क्रियाएं कहलाता है। खुली बाजार की क्रियाएं कहलाता है, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। बड़ा सिंपल है यार, एक बात जान लो, जैसे मैंने यहां पर कहा कि देखो भाई ये प्रतिभूति है, इसको बेचा, इसको खरीदा, दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, नथिंग एल्स, कुछ और है ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, आप ये बात तो समझ गए। अब आपसे प्रश्न मैं कर रहा हूं कि टेल मी वन थिंग कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय ओएमओ, यानी कैसे कंट्रोल करोगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से मुद्रास्फीति को। बाजार में महंगाई है, मुद्रास्फीति है, इसको कंट्रोल कैसे करोगे, ध्यान से देख लो। चलो देखो, यहां पर हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय किसके, ओएमओ। ठीक है, क्या बेटा, मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण किसके द्वारा, मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण किसके द्वारा बेटा, ओएमओ के द्वारा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण ओएमओ के द्वारा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये आइडिया हो गया कि कैसे करेंगे। अगर आपको इन्फ्लेशन की सिचुएशन सारी पता है, यू विल डू, क्या करोगे बताओ, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या क्या स्थितियां होती थी, यहां पर आपको आइडिया होना चाहिए। महंगाई होती है, कीमत बढ़ी हुई होती है, तो अब यहां पर आरबीआई प्रतिभूतियों को क्या करेगी, बाजार में बेचेगी, प्रतिभूतियों को बाजार में बेचेगी। आरबीआई प्रतिभूतियों को बाजार में बेचेगी मेरे बच्चे। तो आप मुझे बताओ कि अगर प्रतिभूतियां बेची गई, ध्यान से देखो, पीछे वाले सेगमेंट में हमने यहां पर बताया कि अगर प्रतिभूतियां आपने इसको खरीद लिया, इसको आपने खरीदा, तो आपके पास पैसा बचा, आपके पास पैसा बढ़ेगा या घटेगा। आपने पैसा तो दे दिया बैंक को, आप खरीदे, मतलब उसने बेचा, आपने खरीदा, तो बैंकों के माध्यम से बेचा गया। तो अगर उसने आपको बेच दिया तो आपके पास पैसा बचा, पैसा बढ़ा या घटा, तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि आपके पास पैसा कम हुआ यहां पर। तो आप कहोगे बाजार में बेचेगी, प्रतिभूतियां बाजार में बेचेगी, किसके द्वारा बेचती है, बैंकों के द्वारा। अच्छा, बैंकों के द्वारा, यहां पर एक लाइन आप जरूर लिख लीजिएगा, बैंकों के द्वारा लोक लुभावन क्या, ऑफर देकर प्रतिभूतियां
प्रतिभूतियां बेचा जाता है। कैसे प्रतिभूतियां लोक लुभावन बेचा जाता है, मतलब इस लाइन का क्या है, आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताता हूं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि सिंपल वे में अगर देखो तो भाई, अगर 10 लाख रुपए का आपको बॉन्ड है, 10 ही लाख रुपए आपको मिले, तो आप 10 लाख रुपया क्यों सोचोगे यार, चलो ठीक है, पड़ा है कागज के टुकड़े में पड़ा हुआ है, क्यों मतलब है, क्या मतलब है इस चीज को बेच देने का, इसको बेचने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको खरीदने का कोई मतलब नहीं। 10 लाख रुपया है, 10 ही लाख रुपया मिलेगा कागज में, रहने दो, कुछ ऐसा करते हैं। तो कुछ लोक लुभावन ऑफर दिए जाते हैं, तो आप क्या किए भाई, ऑफर देखिए, आपको लगा कि यार कम पैसा लग रहा है, खरीद लेते हैं। 10 लाख की चीज 9,30,000 में मिल रही है, 9,40,000 में मिल रही है, 40-50,000 फायदा देखिए, आपने कहा चलो यार ले लेते हैं भाई। लेकिन आपने लिया, लेकिन एक बड़े पैमाने में पेमेंट कहां पर पहुंचा दिया, बैंकों के पास। तो लोगों की तरलता में कमी होगी कि नहीं, लोगों की तरलता में कमी, क्यों कमी होगी भाई, आपने तो खरीद लिया, आपने खरीद लिया, लोगों की तरलता में कमी, तरलता में कमी। और अगर तरलता में कमी होगी, बताना बच्चा, अगर लोगों की तरलता में कमी होगी तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो, फिर से वही प्रोसेस चल चलेगा कि लोगों की तरलता में कमी होगी। अगर लोगों की तरलता में कमी होगी तो ऐसी स्थिति में लोगों की मांग में कमी होगी, मांग में कमी, क्योंकि क्रय शक्ति क्षमता में कमी हो जाएगी, पैसा कम है तो क्रय शक्ति क्षमता में कमी, मांग में कमी। तो एक बात बताओ, किसी चीज की कीमत में कमी हो जाएगा भाई, किसी चीज की डिमांड कम तो कीमत कम, कीमत में कमी। एक बात बताओ बच्चा, कीमत में कमी तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो ना कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किसके द्वारा, ओएमओ के द्वारा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किसके द्वारा, ओएमओ के द्वारा, ओएमओ के द्वारा, ओएमओ के द्वारा। ठीक है बच्चा, तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलो, आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब यहां से एक बात हम थोड़ा सा तय करते हैं। क्या तय करते हैं, ध्यान से देखो, सारी बातों को कंक्लूड कर देते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, इसी चीज को हम एक थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं शॉर्ट में। कैसे कंक्लूड करते हैं, देखो, ठीक है, ठीक है बच्चा। यहां पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, सभी सेगमेंट तय कर देता हूं। ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो, अब हमने जो अभी तक देखा, मान लो एक साइड हम आरबीआई टूल्स रख देते हैं, एक साइड हम रख दें इन्फ्लेशन की स्थिति, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति, इन्फ्लेशन की स्थिति। अब आप मुझे एक एक करके सभी के आगे क्या लिखा जाएगा बताते हुए चलना। रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, SLR हो गया,
आपका MSF हो गया, बैंक रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, OMO हो गया, OMO हो गया, यानी क्या हो गया, ये सारे सेगमेंट हम एक एक करके बताएं। आप सभी बच्चे बताओ कि आरबीआई टूल्स में अगर बाजार में इन्फ्लेशन थी, मुद्रास्फीति थी, तो आरबीआई मुद्रास्फीति की स्थिति में आप क्या करते हो, रेपो रेट की दर में वृद्धि करते हो। बोलो भाई, हाँ, इंक्रीज किया आपने भाई, रेपो रेट की दर को इंक्रीज कर दिया। तो आपने कहा कि इंक्रीज करने से सर बैंक ने ऋण कम लेना चालू किया, फिर उनकी तरलता में कमी, फिर लोगों की तरलता में कमी, फिर लोगों की मांग में कमी, कीमत में कमी, तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है क्या? यहां तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आप कहोगे नहीं सर, रिवर्स रेपो रेट के दर में भी तो यही करा था भाई, वृद्धि कर दिया रिवर्स रेपो रेट की दर में, तो व्यापारिक बैंकों ने अपनी तरलता को बैंकों के पास, आरबीआई के पास रखना कोशिश करने लगी। ठीक है, तो आप यहां पर भी कहे कि यहां पर भी इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, सीआरआर की दर में वृद्धि किया था। बोलो भाई, किया था कि नहीं किया था? आप कहोगे हाँ सर, यहां पर भी इंक्रीज किया गया था। ठीक है, एसएलआर की दर में वृद्धि किया गया था, तो आप कहोगे हाँ सर, यहां पर भी वृद्धि किया गया था। ठीक है, तो आप यहां पर भी इंक्रीज कर दोगे। चलो, एमएसएफ की दर में वृद्धि किया गया था। बोलो भाई, आप कहोगे हाँ सर, इंक्रीज किया गया। ठीक है, इंक्रीज किया गया। बैंक रेट की दर में वृद्धि किया गया। आप कहोगे हाँ सर, इंक्रीज किया गया। ठीक है, ओएमओ की दर में क्या, ओएमओ में क्या किया गया? अभी लास्ट आपने बताओ, लास्ट में अगर आप देखो तो ओएमओ बेचा गया, यानी सेल आउट किया गया, बेचा गया। क्या? प्रतिभूतियों को बेचा गया यानी सेल आउट, सोल्ड किया गया, या फिर सोल्ड आउट कर सकते हो उससे। ठीक है, सेल आउट किया गया। तो ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सारी बातें थी। ठीक है, इतनी बात तो आपको आइडिया होनी चाहिए। चलो, आप इन्फ्लेशन की स्थिति में, अच्छा, इन सारी बात, जितनी बातें हमने 2-3 दिन पढ़ी, उसका सभी का सार यही है, यही मोटा मोटा मतलब है। चलो, ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन सर कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन क्या है, इस बात को समझते हैं। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन क्या है, इस बात को यहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपने तो मुद्रास्फीति को सब समझा दिया। जैसे मैंने यहां पर देखो एक स्थिति यहां पर बनाई कि भाई आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, डिसइन्फ्लेशन, तो डिफ्लेशन को कंट्रोल भी तो किया जाएगा। बाजार में मंदी है, उसको भी तो कंट्रोल किया जाएगा। डिफ्लेशन जो है, इसका भी कंट्रोल किया जाएगा। इसको जो कंट्रोल किया जाएगा, इसका भी तो कुछ नाम होगा। तो आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल होता होगा। तो अब क्या है इसका नाम? इसको कहते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन, तो आपने सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, रिफ्लेशन को कंट्रोल करने की विधि को भी यहीं पर समझ लेते हैं। अब देखो, रिफ्लेशन की सिचुएशन को एक का समझेंगे, बाकी सभी का लिख लेंगे। अच्छा, एक प्रश्न यहां से और बन जाता है कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की विधि को क्या कहते हैं। प्रश्न यहां पर एक बन जाता है कि डिफ्लेशन को नियंत्रित करने की विधि को क्या कहते हैं। नियंत्रित करने की विधि को क्या कहते हैं, विधि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं, विधि को क्या कहते हैं, मतलब रिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है बच्चा, रिफ्लेशन कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब एक बार कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन की सिचुएशन को भी समझ ले कि ये जो हम यहां पर इस चीज को D बराबर S तक ले जाने की प्रक्रिया करेंगे रिफ्लेशन के द्वारा, यानी रिफ्लेशन कैसे करते हैं इसको भी देखते हैं। रेपो रेट के माध्यम से देख लेते हैं बेटा, रेपो रेट के माध्यम से देख लेते हैं। अब देखो, रिफ्लेशन, जैसे हम एक की बात करें, रेपो रेट और बैंक रेट के द्वारा मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण। वहां मुद्रास्फीति था, मुद्रा संकुचन यानी मुद्रा संकुचन की बिगड़ी हुई स्थिति को मंदी कहते हैं, बताए थे हम लोगों ने, बताया, डिस्कस किया था।
रेपो रेट और बैंक रेट के द्वारा मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा बेटा, ध्यान से देख लो भाई। मुद्रा संकुचन के ऊपर मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा। चूंकि पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मुद्रा संकुचन की कंडीशन में क्या क्या होता है भाई। लैक ऑफ लिक्विडिटी, लैक ऑफ लिक्विडिटी यानी तरलता में कमी। तो आप कहोगे कि तरलता में कमी, तो तरलता दूर करनी पड़ेगी। तरलता में कमी और वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में कमी यानी प्राइसेस डाउन होते हैं, प्राइसेस डाउन होते हैं यानी कीमत में कमी, कीमत में कमी। और कीमत में कमी तो दोस्तों यहां पर आसान भाषा में कह सकते हो कि सर आरबीआई बैंक रेट की दर में और रेपो रेट की दर में दो एक साथ लेके चल रहे हैं। रेपो रेट और बैंक रेट। अब आपको रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है बताने की जरूरत है, बोलो आपको आइडिया है। रेपो रेट और बैंक रेट की दर में क्या कर दिया जाएगा, कमी कर दिया जाएगा। रेपो रेट और बैंक रेट की दर में कमी कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चा, ध्यान से देख लो। अच्छा, रेपो रेट और बैंक रेट की दर में कमी कर दिया गया, कमी कर दिया गया। तो एक एक चीज को आप यहां पर ध्यान से देख लो कि भाई अगर बैंक रेट की दर में कमी की गई, बैंक रेट की दर में कमी की गई, तो बैंक रेट की दर में कमी करने की स्थिति को क्या कहेंगे, बैंक रेट की दर में कमी करने की स्थिति को क्या कह देंगे। ध्यान से देखो, अगर बैंक रेट की दर में कमी कर दिया गया तो निश्चित रूप से आप कहोगे बैंक रेट की, तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करेंगे, व्यापारिक बैंक इससे ऋण ज्यादा लेंगे। व्यापारिक बैंक रेपो रेट और बैंक रेट के द्वारा ऋण ज्यादा लेंगे। ध्यान से सुनना, रेपो रेट और बैंक रेट के द्वारा ऋण ज्यादा लेंगे, ज्यादा लेंगे। अगर भाई रेपो रेट का मतलब अल्पकाल में लिया जाने वाला ऋण है, बैंक रेट का मतलब दीर्घकाल में, तो ये इसके माध्यम से ज्यादा ऋण लेंगे भाई, क्योंकि इसके दर में कमी कर दी गई है। अब जब ये रेपो रेट ज्यादा ऋण लेंगे तो इनकी तरलता में वृद्धि होगी, इनकी तरलता में वृद्धि होगी तो हमारी आपकी तरलता में भी वृद्धि होगी। तरलता में वृद्धि कैसे, इनकी तरलता में वृद्धि। तो एक बात बताओ, यह इनके पास पैसा ज्यादा होगा तो सस्ती ब्याज दर पर ऋण देंगे या महंगी ब्याज दर पर ऋण देंगे। तो आप कहेंगे कि सर सस्ते ब्याज दर पर ऋण देंगे, लोगों को ऋण देंगे। सस्ती ब्याज दर पर अगर ऋण देंगे तो लोगों की तरलता में वृद्धि होगी कि कमी, लोगों की तरलता में वृद्धि होगी कि कमी, तरलता में वृद्धि की कमी, वृद्धि या कमी, लोगों की तरलता में वृद्धि। अब लोगों की तरलता में वृद्धि तो भाई मांग में वृद्धि, भाई पैसा बढ़ गया, लोगों की तरलता में वृद्धि तो मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि। अगर किसी चीज की मांग में वृद्धि होगी तो कीमत में वृद्धि। भाई मुद्रा संकुचन में कीमत कम हो जाती है तो कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि। तो आप कह सकते हो कि मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण। भाई बोलो यही तो होगा, मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण, मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण। मुद्रा संकुचन में यही तो होता है, बताया तो था मैंने कि लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में कमी होती है, तो कीमत बढ़ा दिया तो मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण हो जाएगा। नियंत्रण किसके द्वारा, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से। ठीक है बच्चा, तो ये पूरा सेगमेंट कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन, इस पूरी स्थिति को कहते हैं रिफ्लेशन। इसको कंट्रोल करने की विधि, मुद्रा संकुचन को कंट्रोल करने की विधि को रिफ्लेशन कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिफ्लेशन कहलाती है। अच्छा दोस्तों ध्यान से देख लो, अब अगर यहां पर जैसे मान लो जो प्रश्न है, जो भी प्रश्न है, जैसे मान लो जो भी प्रश्न है यहां पर देख लो।
अब जो भी प्रश्न है इस बात को ध्यान से देखते हुए चलो, जैसे इससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं आपको पहले से हो चुके हैं, देखो जैसे ओएमओ क्या है ये सब मैंने आज पूरा डिस्कस कर लिया, ये पूरा हमने आज एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देख लिया ओएमओ क्या है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद एमएसएफ क्या है इसको भी हम लोगों ने पूरा देख लिया, इसके माध्यम से कंट्रोल कर लिया। और इसी के माध्यम से हम लोगों ने एक चीज और देख लिया कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशन, सारे सेगमेंट को यहां पर डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है बच्चा। सीआरआर क्या है यह भी डिस्कस कर लिया, इसके बाद हम लोगों ने यह भी डिस्कस कर लिया रेपो रेट क्या है, सभी की सभी बातों को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब आगे देखो मात्रात्मक विधि को हम लोगों ने पहले से देख लिया, ये सारे सेगमेंट क्लियर हो गए। चलो देखो तो मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण वाली स्थिति भी समझ में आ गई। एक बात यहां पर अब देखो कि कमी की गई है, तो जब एक चीज में कमी की गई है, चूंकि इन्फ्लेशन का जस्ट विपरीत डिफ्लेशन होता है, ध्यान से देख लो, डिफ्लेशन जस्ट विपरीत होता है, तो सबके सब सेगमेंट में मुद्रा संकुचन सबके सब सेगमेंट में क्या हो जाएगा, यहां पर जैसे रेपो रेट और बैंक रेट में हम लेकर के चले थे, दोनों में कमी किए, तो यहां पर कमी, तो हर चीज में कमी हो जाएगी, हर चीज में कमी, आपका ये पूरा ग्राफ ही हो जाएगा कमी, हर चीज में कमी, ठीक है बच्चा, यहां पर भी कमी। लेकिन यहां पर अगर बाजार में मुद्रा संकुचन है तो जो बेचा गया था वो खरीदा जाएगा, जो व्यापारिक बैंकों ने आपको बेचा बॉन्ड अब खरीदा जाएगा, यानी क्रय किया जाएगा, यहां पर विक्रय किया, यहां पर क्रय किया जाएगा, तो ये याद रखना क्रय किया जाएगा, ये इतनी सी बात है। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू क्लास।